हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर सीटेट दिसंबर 2022 एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास आपको जरूर देखना चाहिए। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि ईवीएस में 30 में से 30 अंक आपके जरूर आएंगे अगर क्लास को आप पूरा देखते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सीटेट की तैयारी कर रहे बहुत से स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम है, मैथ्स उनका वीक है थोड़ा सा। तो अगर आप मैथ्स में वीक हैं फिर भी आप सीटेट में बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई होना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है कि बाकी के 4 सब्जेक्ट में आपके कम से कम 25 प्लस नंबर आए। अगर 25 प्लस नंबर आपके आ जाते हैं जो कि बहुत ही इजी है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, तो 100 नंबर आपके यहीं हो जाएंगे। और उसके बाद मैथ्स में अगर तुक्का भी मार देंगे, पैडागोजी के 2-4 क्वेश्चन कर देंगे तो 110 तो लाना बिल्कुल ईजी है सीटेट में। और बाकी अगर बहुत अच्छे अंकों से 130-40 नंबर आपको लाने हैं तो मैथ्स भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ सीटेट में अच्छे अंकों से क्वालिफाई करना है ताकि शिक्षक भर्ती में शामिल हो सके तो 4 सब्जेक्ट पे फोकस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रखिए, बहुत बेहतरीन तैयारी करिए। और आज का ये क्लास है या इस चैनल पे जो भी क्लास आपको मिलेंगे उसमें मैं आपकी इस तरीके से ही तैयारी करूंगा कि 30 में से मैक्सिमम नंबर आपके आएँ। पहला क्वेश्चन आप देखिए और सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। और इस प्रश्न से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी शामिल किया गया है, तो बहुत ही यूजफुल क्लास होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है वे कौन से हैं। तो अगर भारत के नक्शे की बात की जाए, ठीक है, इंडियन मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है, इनके किनारे पर अरब सागर स्थित है, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, न कि अरब सागर। तो इसलिए दूसरा और तीसरा तो ऐसे ही कट जाएगा और पश्चिम बंगाल के किनारे पर भी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, तो डी ऑप्शन भी कट जाएगा। यहाँ मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ भारत का नक्शा है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यहाँ पर है। अरब सागर के किनारे आप देख सकते हैं, ठीक है, अरब सागर के किनारे केरला है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है। इसके अलावा गोवा, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली भी अरब सागर के ही किनारे हैं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल कुछ यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आपका उड़ीसा यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, ये सब कहाँ है, बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं। तो इसलिए चौथा ऑप्शन इसमें पश्चिम बंगाल है, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश है, इसलिए तीनों कट जाएंगे, बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये सब अरब सागर के किनारे हैं, यही सही आंसर हो जाएगा। और भारत की बात करें तो इसके उत्तरी भाग में हिमालय है, आप सभी को पता है। इसके दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है, यहाँ इस एरिए में। उसके बाद इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है, अरब सागर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लॉथ के बारे में, भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर, ठीक है, जो कि बहुत ही सुस्त होता है। इसके बारे में फैक्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। यह ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन चौथा ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो यहाँ 40 वर्ष वाली बात और जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन 20 घंटे सोते हैं यह गलत है, इसलिए चौथा सही नहीं होगा। सिर्फ 17 घंटे सोते हैं, 40 वर्ष जीते हैं, ठीक है। यहाँ है 10 वर्ष इसलिए कट जाएगा, यहाँ है 17 वर्ष जीते हैं इसलिए भी कट जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्लॉथ का आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। स्लॉथ कुछ इस प्रकार से भालू जैसा दिखने वाला जीव होता है, और अगर कोई 10 मीटर का सड़क है, ठीक है, कोई भी हाईवे है जंगल के किनारे, और स्लॉथ को अगर इस पार से इस पार जाना है तो कम से कम उसको 10 घंटे का समय लग जाएगा, ठीक है, इतना सुस्त होता है। 10 मीटर का सड़क बहुत छोटा सा होता है, मतलब अगर एक आम इंसान उसको क्रॉस करे तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन स्लॉथ को 10 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, बहुत सुस्त होता है। इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं। स्लॉथ 17 घंटे सोता है, 9 घंटे का समय लगता है किसी भी लकड़ी को काटने के लिए, ठीक है। शरीर के तापमान को लगभग
46 डिग्री से 46 डिग्री फ़ारेनहाइट से 93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बनाए रखते हैं। ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए धूप के पास जाते हैं, फिर धूप से अंदर आते जाते रहते हैं, ठीक है, शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। स्लॉथ उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पर वह रहता है। जब तक उस पेड़ की सभी पत्तियों को नहीं खा लेता तब तक दूसरे पेड़ पर नहीं जाता है, और अपने पूरे जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही यह जा पाता है। पूरे जीवन में यानी कि 40 वर्ष के उम्र तक सिर्फ 8 पेड़ों का ही ये भ्रमण कर पाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन के उष्मारोधी होने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन है, चारों में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान से देखिएगा। ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी वायु को गुजरने नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी रहती है और वायु उष्मारोधी होती है, इसलिए गर्म होता है। तीसरा है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं, इसलिए ऊनी वस्त्र गर्म रखते हैं। या चौथा ऑप्शन है, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी वायु को गुजरने नहीं देते, इसलिए गर्म होते हैं। चारों ऑप्शन एक दूसरे से मिलते हुए हैं, लेकिन यहाँ सही आंसर होगा कि ऊनी रेशे के बीच वायु फंसी रह जाती है, ट्रैप हो जाती है, और वायु उष्मारोधी होती है, इसलिए सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊन के बारे में, ऊन यहाँ देख सकते हैं, स्वेटर बुना जाता है इससे, इसका सही आंसर है, आपने देख ही लिया। इसके बारे में और चीज़ें आप देख लीजिए। यह भेड़, बकरियों, कस्तूरी, बाइसन, खरगोश और ऊँट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिसमें से सबसे महंगा जो यहाँ पर खरगोश के ऊन से बनाई हुई चीज़ें हैं, बहुत महंगी भी होती हैं, सबसे कॉस्टली होती हैं। और एक बकरी होती है जो कि बहुत पहाड़ की ऊंचाई पर रहती है, उससे पाशमीना का शाल बनाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा शॉल होता है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और एक पाशमीना शाल 8 शॉल के बराबर होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है, ऊन जो है प्रोटीन और लिपिड का एक छोटा सा हिस्सा होता है, छोटे से हिस्से से बना होता है, लेकिन कपास सेल्यूलोज से बना होता है। ध्यान रखिएगा, कपास जो होता है, कपास और ऊन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कपास सेल्यूलोज से बना होता है और ऊन प्रोटीन और लिपिड से छोटे हिस्से से बना होता है। यह नमी और ध्वनियों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। इसमें ऊष्मा निकलने की दर बहुत ही कम होती है, ठीक है, इसीलिए यह गर्म रखता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी को लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेराव, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बांस के बने होते हैं और यहाँ लड़कियाँ बीच में होती हैं, ठीक, और साइड में 2 लड़के इसको क्या करते हैं, पकड़े रहते हैं बांस को, ठीक है, साइड में 2 लड़के इसको बांस को पकड़े रहते हैं और लड़कियां बांस, ये दोनों आपस में ऐसे क्लोज लाते हैं, फिर दूर ले जाते हैं और लड़कियां इसमें कूदती हैं। पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा नृत्य होता है, इसी को कहते हैं चेराव डांस, मिजोरम में होता है, ठीक है। डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन CTET में आता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा अन्य राज्यों के भी नृत्य के बारे में। सबसे पहले चेराव के बारे में देखिए। चेराव नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। 6 से 8 लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। बांस के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, इस प्रकार से पिक्चर में आप देख सकते हैं। 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चेराव नर्तकियों ने प्रदर्शन किया था, ठीक है। मिजोरम में चेराव के अलावा खुल्लम, सरला मकाई, छिहलम, मीजो, ये सब क्या होते हैं, मिजोरम के और फेमस डांस हैं, पारंपरिक नृत्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में वट्टल जनजाति दुम्हाल का प्रदर्शन करती है। दुम्हाल जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है, ठीक है। उसके बाद गंभीरा एग्जाम में आ सकता है। गंभीरा पश्चिम बंगाल का एक नृत्य है, जो कि मालदा जिले में विशेष तौर पर मनाया जाता है इस नृत्य के द्वारा कोई भी कार्यक्रम, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। ओट्टम मेथल, वेदी नाटकम और घंटा मर्दाला, ये सब आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। असम का बिहू बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा। बिछुआ, नट पूजा, महारास,
काली गोपाल, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट असम से जो आ सकता है, आपको बिहू याद रखना है और नट पूजा याद रखना है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी आपको याद रखना है, गुजरात का गरबा याद रखिएगा और डांडिया रास याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में झूमर बहुत ही फेमस है। उसके बाद फॉग, डॉफ, धमाल, डुग्गा, इंपॉर्टेंट है डुग्गा याद रखिएगा। जागोर, हिमाचल प्रदेश का झोरा, झाली, झारही, धामन, ठीक है, ये सब कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। जम्मू कश्मीर में रऊफ बहुत ही फेमस डांस है, ठीक है, हिकत, मनजाल, कूंद डांडी नाच, दमाली, जम्मू कश्मीर का हो गया। कर्नाटक का यक्षगान और यहाँ पर कुनीथा एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। केरल, केरल का कथकली बहुत ही फेमस है, क से केरल, क से कथकली, ठीक है। ओट्टम, थुलाल और मोहिनी अट्टम और काइको टुक्कली, ये सब कहाँ का है, केरल का है, जिसमें से कथकली आपको याद रखना है। राजस्थान का घूमर डांस बहुत ही फेमस है, ठीक है, घूमर, इस पे बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं, तो राजस्थान का घूमर याद रखना है। गणगौर आपको याद रखना है, ठीक है, और कालबेलिया याद रखना है। कालबेलिया सांपों को पकड़ने वाली एक जनजाति भी होती है, ठीक है, आदिवासी होते हैं, और कालबेलिया एक डांस भी है राजस्थान का। नेक्स्ट है तमिलनाडु का भरतनाट्यम, बहुत ही फेमस है, आप सभी को याद रखना है। उसके बाद कवाड़ी और कोलट्टम, कुमी। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली और जैता, ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, जिसमें से नौटंकी और रासलीला एग्जाम में अक्सर आता है। उत्तराखंड का देखिए गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला और छापेली, ये सब कहाँ का है, उत्तराखंड का है, ठीक है, लोक नृत्य। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला, ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, सही आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। पूरे विश्व की यह 5th नंबर की हैं और इंडिया की फर्स्ट ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का हिस्सा है, आप सभी को पता होगा, जिसको नेपाली भाषा में सागर मथा भी कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, सागर मथा। अब देखिए बछेंद्री पाल के बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। बछेंद्री पाल का जन्म 1954 को उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ था, ठीक है, नाकुरी गांव में, याद रखिएगा, नाकुरी गांव में। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ठीक है, और भारत सरकार द्वारा 2019 में इनको 3रे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी, इनके बारे में भी एग्जाम में आता है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं ये, और इनका जन्म 1 जून 1975 को हुआ था। 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, आपको याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। और श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 12 वर्ष की उम्र से ही वजन उठाती हैं और 130 केजी में यह खेलती हैं, ठीक है, 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं ये, और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, ये भी याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई एग्जाम में आता है 8,848 मीटर है, नेपाल में है। नेपाल चीन सीमा के पार तक यह फैला हुआ है माउंट एवरेस्ट। यह हिमालय का एक हिस्सा है जो युवा तक पहाड़ है और विवर्तनिक रूप से सक्रिय है, ठीक है, यानी कि इसका जो ऊंचाई है, इसका आकार है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बढ़ता है, ठीक है, हिमालय की बात कर रहे हैं। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अवतार सिंह चीमा थे। संतोष यादव के बारे में ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, एनसीईआरटी की किताबों में इनका जिक्र है। संतोष यादव भारत की महिला पर्वतारोही हैं, ठीक है, ये भी भारत की महिला पर्वतारोही हैं। और क्यों फेमस हैं, 2 बार इन्होंने एवरेस्ट पर फतह किया है, 2 बार करने वाली पहली महिला हैं जिन्होंने 2 बार चढ़ाई की है। चलिए, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखिएगा, जन्म हुआ था 1967 में। अब देखिए डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक के बारे में देखिए, यहाँ पर फैक्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। रेगिस्तानी ओक रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाला एक वृक्ष है, ठीक है। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, यानी कि एक जो हमारा रूम होता है, कोई सामान्य क्लास होता है,
उसका ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो यानी कि इस पेड़ का ऊंचाई 10-12 फीट होता है, बिल्कुल सही बात है। बी है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, बिल्कुल गलत, बी ऑप्शन गलत है। अबू धाबी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सी ऑप्शन है, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप डालकर निकाल लेते हैं और पीते हैं, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन भी सही है। डी है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी गहरी होती हैं, यानी कि 30-40 फीट जमीन के नीचे जाती हैं इसकी जड़ें, ठीक है, और पानी तक पहुंच जाती हैं, ये भी सही बात है। ई है, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिस पर घने पत्ते लगे होते हैं, बिल्कुल गलत, इनमें बहुत से कम पत्ते लगते हैं, बहुत कम शाखाएं भी होती हैं। तो यहाँ पर ई भी कट गया और बी भी कट गया, यानी कि ए सी और डी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं रेगिस्तानी ओक का, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है 10-12 फीट का यह पेड़, और इसकी जो जड़ें होती हैं इस पेड़ की लंबाई की 3 गुना 4 गुना होती हैं, बहुत नीचे तक जाती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, शुष्क और बंजर क्षेत्र में पाया जाता है, 10 फीट लंबा होता है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं, पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है, इसका जो तना है यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, ठीक है। स्थानीय लोग इसको पाइप से निकाल कर यूज भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने मानव पोषण से संबंधित। जैसा कि आपको पता है पहले ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 3rd, 4th, 5th क्लास से क्वेश्चन आते थे ईवीएस में, पर्यावरण अध्ययन में, लेकिन अभी क्लास 6, 7th, 8th का बेसिक एसएसटी और बेसिक साइंस भी पूछा जा रहा है, ठीक है। बेसिक साइंस और बेसिक एसएसटी भी आ रहा है एग्जाम में, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए इस क्लास में कुछ क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ होता है? तो स्वांगीकरण जो पोषण होता है 5 उसके स्टेप होते हैं, ठीक है। स्वांगीकरण भी उसका एक हिस्सा है, जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कि अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, इसी को स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पोषण जो होते हैं उसके 5 चरण होते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और चौथा है स्वांगीकरण। नेक्स्ट है 5वां बहिक्षेपण, ठीक है। तो स्वांगीकरण का क्या अर्थ होता है कि जो भी अवशोषित पदार्थ हैं, ठीक है, पाचन के बाद जो भी अवशोषित पदार्थ शरीर में है उनको शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, यह पहुंचाता है इस क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा? स्वांगीकरण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान अपने खेत में अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस क्रिया के कारण उसके खेत की मिट्टी क्या हो जाएगी? उसके खेत की मिट्टी हो जाएगी बंजर। बंजर क्या होता है? बंजर जब जमीन हो जाता है तो जमीन की मिट्टी कंकड़ीली हो जाती है, मतलब पथरीली हो जाती है, और वहाँ कोई भी चीज़ पैदावार नहीं होगा। कुछ भी आप बीज डालेंगे, पानी डालेंगे, उपज नहीं होगा, पैदा ही कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो उर्वरक क्या होता है? उर्वरक और रासायनिक जो खाद होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कीटनाशक और उर्वरक खाद छिड़के जाते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा किया जा सके। लेकिन उसके फलस्वरूप क्या होता है? खेत बंजर हो जाता है। तो इसलिए लगातार खाद का, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। देखिए, घरों के बारे में एक क्वेश्चन सीटेट में हमेशा आता है, इसलिए याद रखिए इस क्वेश्चन को। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों के अंदर से इन घरों को अंदर से लकड़ी का बनाया जाता है। और ये गांव कहाँ है, किस प्रदेश में पाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका असम। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। और घर क्या होते हैं? लकड़ी के घर होते हैं। बाढ़ वगैरह अक्सर आते रहते हैं, इसलिए लकड़ी के घर बनाते हैं लोग, ठीक है। असम में भारी बारिश होती है, मकान ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचाई पर होते हैं। बारिश के दौरान घर में बाढ़ आने से बचा जा सकता है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। घरों के भीतरी भाग भी लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए असम के घरों के बारे में। अब मनाली, हिमाचल प्रदेश में मनाली जो है, इसके घरों के बारे में। मनाली एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है। भारी बारिश होती है, बर्फबारी भी होती है, बर्फ भी गिरते हैं। मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें तिरछी होती हैं, ठीक है, मनाली के घर के बारे में। अब राजस्थान में कैसे घर होते हैं?
यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। मिट्टी के यहाँ घर बनाए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी मोटी दीवारें होती हैं ताकि अंदर तक गर्मी ना जाए ज़्यादा। इन दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता है, ठीक है। ये फैक्ट जब आएंगे तो आपको बताना होगा कि ये घर कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। कश्मीर के घरों की बात की जाए तो कश्मीर के जो घर होते हैं पत्थरों को काट काट के बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक रखकर, ठीक है। मिट्टी से इसको चिपका देते हैं। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, इसे डब कहते हैं, ठीक है। श्रीनगर में डोंगा हाउस बोट को डल झील और झेलम नदी में देखा जा सकता है, ठीक है। हाउस बोट भी यहाँ बहुत सारे फेमस हैं, चलते हैं, ठीक है। घर के आकार के यहाँ पर नाव बना दिए जाते हैं, नाव के ऊपर घर बना दिया जाता है और इसमें आप रह भी सकते हैं होटल की तरह। अंदर से यह बिल्कुल अलग अलग कमरों वाला होता है। लद्दाख के घरों की बात करें तो लेह और लद्दाख में घरें जो होती हैं 2 मंजिली होती हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, पहला मंजिल और दूसरा मंजिल इस प्रकार से होता है। निचली मंजिल पे खिड़कियां नहीं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ ऊपरी मंजिल पे खिड़कियां होती हैं, विंडो होते हैं। भूतल में खिड़कियां नहीं होती। भूतल यहाँ जो निचला हिस्सा है इसका जानवरों के लिए होता है, यहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं, ठीक है। और छत उनके घरों का सबसे अहम हिस्सा होता है। गर्मी के मौसम में लोग कई फसलों और सब्जियों को छत पर सुखाते हैं, सर्दियों के लिए संग्रह करते हैं। घर पत्थरों से बने होते हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है, ठीक है। पत्थर को ऐसे एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है घर। यहाँ पर अंदर एक शेड जैसा लगता है जिसमें ढेर सारी घास रखी होती है। एक सपाट मजबूत छत बनाने के लिए मोटे पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि इस प्रकार छत नहीं होता। छत कैसा होता है, ऐसा होता है, सपाट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मधुमक्खियों के बारे में। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो ठंडी का समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। मधुमक्खियों के बारे में और भी चीज़ें आती हैं एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। मधुमक्खी पालन के लिए यानी कि मधुमक्खी जो अंडे हैं अक्टूबर से दिसंबर तक देती हैं, ठीक। मधुमक्खियों को चाशनी खाना यानी कि मीठा चीज़ खाना, फूलों का शहद खाना पसंद होता है। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की। रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। नर मधुमक्खी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी, इन्हीं दोनों का कार्य ज़्यादा होता है, ठीक है। रानी मधुमक्खी के बारे में देखिए, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। नर मधुमक्खी छत्ते में कुछ ही नर होते हैं। नर मधुमक्खियों की श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। श्रमिक मधुमक्खी जो होती हैं छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खी होती हैं। ये मधुमक्खियां दिन भर काम करती हैं, छत्ता बनाती हैं, शिशुओं की देखभाल करती हैं, रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता होगा और न ही कोई रस संग्रह होगा, ठीक है। यही सारे फैक्ट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा नए पैटर्न में 4-5 ऐसे पॉइंट्स दे दिए रहते हैं और आपको बताना रहता है कि मधुमक्खियों के बारे में कौन कौन से सही हैं। तो ये आप पढ़े होंगे तभी आप बता पाएंगे। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही कम वीडियोज़ आपको मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। नए पैटर्न की तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश लोग सामान्य लोगों को नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपीकोआ खाना अच्छा लगता है? टैपीकोआ कह सकते हैं कि हमारे यूपी से मैं हूँ तो यूपी में कुछ गंजी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार का टैपीकोआ होता है। एक कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है टैपीकोआ, ठीक है। केरल में नारियल भी बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है और टैपीकोआ भी पाया जाता है, ठीक है। टैपीकोआ जो होता है ज़मीन के नीचे पैदा होता है, ठीक है, और ज़्यादा पाया जाता है इसलिए ज़्यादा यूज किया जाता है केरल में। टैपीकोआ का दर्शन कर लीजिए आप, कसावा, इसी को कसावा भी बोलते हैं, ठीक है। टैपीकोआ कुछ इस प्रकार से होता है, ज़मीन के नीचे आप देख सकते हैं यह होता है। खास तौर पर टैपीकोआ और नारियल खाना केरल के लोगों को पसंद है। एक खाद्य पदार्थ उनके आंगन में ही उगते हैं, यानी कि घर में ही वो लोग उगा लेते हैं इसको। उबले हुए टैपीकोआ को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ केरल के लोग बहुत पसंद से खाते हैं, ठीक है। अब गोवा की बात करें खाने पीने की, तो गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है।
गोवा में नारियल के तेल और समुद्री मछली का अधिक उपज होता है, ठीक है, अधिक उपयोग होता है। नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। चलिए गोवा नहीं चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मिजोरम देखिए, यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। मिजोरम की बाई मौसमी साग और सब्जियों के आसान सब्जी मुरब्बा के रूप में प्रसिद्ध है। मिजोरम के लोग भी अपने खाने में बांस की गोली को शामिल करना पसंद करते हैं, ठीक है। हांगकांग में सांप का पकवान बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम के निकटवर्ती राज्य, आपको सही आंसर चुनना है इसमें से। तो सही आंसर यहां हो जाएगा त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ये सब क्या है? मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं। मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मिजोरम की स्थिति कहाँ है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं मिजोरम के त्रिपुरा है, ठीक है, असम है और मणिपुर है। ये सब क्या है? इसके पड़ोसी राज्य हैं। मिजोरम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है मिजोरम, ठीक है, मैप में। इसकी राजधानी आइजोल है। मिजोरम के घरेलू सीमावर्ती राज्य मणिपुर, असम और त्रिपुरा हैं, जबकि मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश और म्यांमार को टच करती हैं, ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार को टच करती हैं मिजोरम की सीमाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी, ठीक है। किस राज्य में लॉटरी से खेती करने की सुविधा प्रदान की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम सही आंसर हो जाएगा। लॉटरी खेती क्या होती है उसके बारे में आप देख सकते हैं। मिजोरम में इस प्रकार की खेती की जाती है। ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत जो भी होता है, लॉटरी प्रणाली का आयोजन इसलिए करता है कि किस परिवार को खेती के लिए कितनी ज़मीन मिलेगी, ठीक है, इसका निर्धारण करने के लिए। इसलिए वे बारी बारी से गांव के विभिन्न हिस्सों में खेती करते हैं। यानी कि कोई परमानेंट, मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हरियाणा वगैरह में, राजस्थान में, कि ये हमारा खेत है, ठीक है, मान लीजिए ए राम का खेत है, ए श्याम का खेत है, ये किसी और का खेत है, ठीक है, अन्य का खेत है। तो प्रतिवर्ष जब तक जीवन रहेगा और जब तक यह राम अपना खेत बेचेगा नहीं, तब तक राम का यही खेत रहेगा जीवन तक, ठीक है। श्याम का यही रहेगा, किसी और का यही रहेगा। लेकिन मिजोरम में ऐसा नहीं होता। इस साल हो सकता है राम का खेत है तो अगले साल यह श्याम का खेत हो जाएगा, राम का खेत हो सकता है ये हो जाए, ठीक है, लॉटरी सिस्टम से। इसको चिट भी कहते हैं। चिट प्रणाली यह तय करती है कि किसे जमीन मिलेगा। बांस से बने एक सुंदर घड़े को अच्छी तरह से हिलाया जाता है और जो चिट निकलता है उसी को खेती करने का मौका मिलता है। लोग टिन के आधार पर जमीन मांगते हैं, टिन के आधार पर, ठीक है। यानी कि मान लीजिए यह एक टिन है जिसमें कि बीज रखे हुए हैं, तो एक टिन में जितना बीज आएगा, मान लीजिए एक टिन में इतना बीज आता है कि इतने 1000 हेक्टेयर खेत में बोने का, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे एक टिन जमीन। चलिए अगला देखते हैं। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का भाग है, ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग। माउंट एवरेस्ट के बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले खूबसूरत माउंट एवरेस्ट का आप देख लीजिए। जहाँ मेरा स्कूल है, पोस्टिंग मेरी जहाँ है नेपाल बॉर्डर पे, वहाँ से ये सारे पहाड़ बहुत ही क्लोज दिखते हैं जब मौसम साफ रहता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट यह दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया है कि थोड़ी देर पहले ही मैंने इसकी ऊंचाई आपको बताई थी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट ऊंचाई, ठीक है। और आपने किसी अन्य किताब में कुछ अलग पढ़ा हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी जरूर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह तिब्बत, नेपाल, चीन के कुछ क्षेत्रों में स्थित है। पहला भारतीय ध्वज 29 मई 1953 को तेंजिंग नार्वे द्वारा फहराया गया था, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट लगभग 60 मिलियन वर्ष पुराना है। एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। पूर्णा मालवत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की हैं। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय पहली महिला हैं और विश्व की 5वीं महिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है।
रिवर्सिबल जो होता है, ठीक है। चलिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उत्क्रमित नहीं होता है। मोम का घोल बनाना यही है, ठीक है, यही सही आंसर होता है। दूध से पनीर बनाना, गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। एक बार गाय के गोबर से बायोगैस बन जाएगा तो फिर उसको गोबर में नहीं बदला जा सकता। प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर दोबारा प्लास्टर ऑफ उसका परत बनाने के बाद फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस नहीं पा सकते हैं, ठीक है। दूध से पनीर बन जाएगा, फिर दोबारा पनीर से दूध आप नहीं बना सकते। लेकिन मोम, मान लीजिए मोमबत्ती यहाँ पर है, ठीक है, इस मोमबत्ती को आपने क्या किया, पिघला दिया, फिर पिघलाने के बाद वापस से ही अपने रूप में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं उत्क्रमित किया जा सकता है। तो दूसरा सही हो जाएगा, मोम का घोल बनाना। यहाँ देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जो होता है यह रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, जो कि अपरिवर्तनशील होता है। मोम से घोल बनाना भौतिक परिवर्तन होता है जो कि प्रतिवर्ती होता है, इसको रिवर्सिबल होता है। दूध से पनीर बनाना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, और जो भी रासायनिक परिवर्तन होगा वह अपरिवर्तनशील होता है, ठीक है। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए अपरिवर्तनशील है। लेकिन भौतिक परिवर्तन हुआ है मोम से घोल बनाना, इसलिए यह परिवर्ती है। अब देखिए, ऐसा परिवर्तन, यहाँ देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ सकता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। उपयुक्त विकल्प में मोम को पिघलाकर घोल बनाने के बाद पुनः उसे ठंडा करने पर वह पहले जैसा हो जाएगा, अतः यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपके मित्र को आपका कोई फ्रेंड है, उसके दांत और हड्डियों में हमेशा दिक्कत रहती है। उसके सही होने के लिए आप उसको कौन सा उपाय बताएंगे, क्या खाने पीने के लिए बोलेंगे? चावल, आंवला, नींबू, गुड़, ये तो खून की कमी में खाया जाता है। नेक्स्ट है घी, दाल, रोटी, चावल, ठीक है। नेक्स्ट है दूध, सब्जी, पालक, फल। उसका अगला है तेल, अंडा, चावल, घी। हड्डियों के लिए यानी कि कैल्शियम वगैरह किससे मिलता है, ठीक है, तो यहाँ दूध से कैल्शियम मिलता है, ठीक है। सब्जियों फलों से भी कैल्शियम मिलता है। तो इसलिए अगर आपके मित्र के दांत और अस्थियों में कोई दिक्कत है, हड्डियों में कोई दिक्कत है और उसको बीमारी रहती है इस वजह से, तो आप उसको दूध, सब्जियां, पालक और फल खाने का सलाह दे सकते हैं, ठीक है। हड्डियों में कोई भी दिक्कत होती है तो रिकेट्स बीमारी उसको कहते हैं। यह एक ऐसा रोग है जिसको हम रोक सकते हैं, जिसको ठीक कर सकते हैं, और यह आमतौर पर शिशुओं में होता है, ठीक है, छोटे बच्चों को यह प्रभावित करता है। नरम और कमज़ोर हड्डियों का कारण बनता है। रिकेट्स के लक्षण दर्दनाक हड्डियां, मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन और मरोड़ होता है, ठीक है। धीमी वृद्धि और विकास होता है। अगर यह किसी भी बच्चे को यह प्रॉब्लम है रिकेट्स का, तो उसका जो शारीरिक विकास है बहुत ही स्लो होगा, धीमी गति से होगा, लंबाई वगैरह नहीं बढ़ेगी अच्छे से। और इसके लिए हम क्या सलाह दे सकते हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिनमें कैल्शियम हो, विटामिन ही हो और फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता हो, ठीक है। दूध, सब्जियां, पालक, फल, इन सब में अच्छे मात्रा में विटामिन भी होती हैं, कैल्शियम भी होते हैं, फास्फोरस भी होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाए जाते हैं। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, मधुमक्खी, इनमें से ऐसा विशेषता चुनना है जो इन सभी में पाया जाता हो। तो शरीर का सल्कों से ढका होना, तो सभी जानवर यहाँ पे जो दिए हुए हैं सभी के शरीर पे सल्क नहीं होते हैं, ठीक है, सल्कों से ढका नहीं होता है। नेक्स्ट है भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकते हैं। तो भूमि और जल पर कछुआ भूमि और जल पर रह सकता है, अजगर रह सकता है, लेकिन बाज, छिपकली, मधुमक्खी ये जमीन पर और जल दोनों में नहीं रह सकते। तो पहला भी कट गया, दूसरा भी कट गया। तीसरा है अंडे देना, तो कछुआ भी अंडा देता है, अजगर भी अंडा देता है, बाज, छिपकली, मधुमक्खी ये सब अंडे देती हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। डी है जहरीला होना, तो कछुआ, अजगर, बाज, मधुमक्खी, ठीक है, सभी जहरीले नहीं होते हैं, तो यानी कि डी ऑप्शन भी कट गया। तो डी, बी और ए कट गया, सिर्फ सी सही है, तो तीसरा सही हो जाएगा, केवल सी, ओनली सी, ठीक है। जंतुओं के जो प्रकार हैं आप देख सकते हैं, अंडाशयी, जरायुज, ठीक है, जो अंडे देते हैं और जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। केंचुओं के बारे में, अर्थवर्म्स जो होते हैं उनके बारे में एग्जाम में आता है अक्सर।
केचुओं के बारे में दिए गए विकल्पों में विचार करना है आपको, कौन कौन से सही हैं। तो केचुए खेत में छेद बनाते हैं और वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही पहला ऑप्शन। बी है केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं यानी कि मुलायम बनाते हैं। बिल्कुल सही। सी है केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। तो केचुओं का काम खरपतवार से बचाना नहीं होता, सी कट जाएगा। डी है केचुए का मल मृदा को उर्वर उपजाऊ बनाते हैं। केचुआ जो होते हैं वो क्या खाते हैं, मिट्टी ही खाते हैं, ठीक है, मिट्टी खाकर मिट्टी वो निकाल देते हैं, ठीक है, तो इससे वह मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी तीनों सही है, ए बी डी। तो ए बी डी यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ए बी डी। केचुओं के बारे में आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। केचुआ लाल भूरे रंग का स्थलीय अकशेरुकी जीव है। ये नम मिट्टी के ऊपरी परत में रहते हैं। दिन के समय मिट्टी खोदकर और निगलकर बिल में रहते हैं। केचुए पृथ्वी के प्राकृतिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केचुए सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम करते हैं, ठीक है, और अपने निरंतर खाने और शौच के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और मिट्टी को उर्वरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका जो जगत है एनीमिया है, संघ एनिलिडा, वर्ग है क्विललेटा और परिवार है लुम्ब्रिसीडिया, ठीक है। चलिए, किसान का मित्र भी इसको कहा जाता है, फ्रेंड कहा जाता है किसान का। केचुए से वर्मी कंपोस्ट एक खाद बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में एग्जाम में आ सकता है। जो गाय भैंस का गोबर होता है उसमें केचुओं को एक पौंड बनाकर एक ऐसे, ठीक है, एक पौंड बनाकर उसमें गोबर भर दिया जाता है, ठीक है, आधा, और इसके बाद इसमें गोबर भरने के बाद इसी में केचुओं को डाल दिया जाता है और केचुए क्या करते हैं, इस गोबर को खाकर क्या बना देते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस पेडागोजी से, ठीक है, और अगले क्लास में ईवीएस पेडागोजी का क्लास होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगला क्लास ईवीएस पेडागोजी का होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। बाल केंद्रित क्या होता है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें बच्चों के उनके आवश्यकताओं का, उनके रुचियों का ध्यान रखा जाए, ठीक है, बच्चे खुद एक्टिव होकर चीज़ों को खुद करके सीखें, उसी को कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है, गतिविधि आधारित शिक्षा के कारण। बिल्कुल सही। रटना सीखने के कारण नहीं, रटना सीखना नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा में। सी है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, ए भी नहीं है। डी है सीखने के लिए स्कूल घर समुदाय की भागीदारी, बिल्कुल ए भी सही है। यानी कि ए और डी यहाँ सही है। रटना आपको पता होगा, रटना याद करना ये सब नकारात्मक होता है, जब भी किसी ऑप्शन में आएगा तो कट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक जो किताबें होती हैं वो भी नकारात्मक नेगेटिव टैग वर्ड हैं, वो भी कट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए और डी सही हो जाएगा, केवल ए और डी, चौथा ऑप्शन यहाँ सही है। चलिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सेव कर लीजिए, आगे और भी आप रिवीजन कर सकते हैं इससे, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।